नमस्कार, मैं सुनील डांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल में शुरू किया। कोरोना से जूझते मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक एक बड़ी राहत की आशा को लेकर आया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि सत्येंद्र जैन के बीमार होने की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देख रहे हैं, ने कहा कि पूरी तरह ठीक हो चुके कोविड-19 के मरीज प्लाज्मा को दान कर सकते हैं। वहीं विधायक राघव चड्ढा, जो कि दिल्ली सरकार की ओर से अस्पताल की परियोजना पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 60 से अधिक लोगों ने अगले कुछ दिनों में प्लाज्मा दान की पुष्टि की है। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो किसी भी डोनर के शरीर से प्लाज्मा लेने के बाद उसे तकरीबन 1 साल तक -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर करके रखा जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, जो कि सलाहकार और गायनेकोलॉजिस्ट सार्थक मेडिकल सेंटर और मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में हैं, साथ में ही कोऑर्डिनेटर हेल्थ डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन और प्रवक्ता आप। उन्हीं से जानते हैं इस थेरेपी के बारे में। नमस्कार, आपका हमारे शो में स्वागत है डॉक्टर निम्मी जी। आज हम चर्चा करना चाहेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। यह एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है कोविड-19 के उपचार का। अच्छे रिजल्ट रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया। आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, आप हमें समझाएं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। देखिए, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट मोडालिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो इंसान कोरोना से रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है, उसके ब्लड को लेकर उसमें से प्लाज्मा निकालकर हम उस इंसान के शरीर में डाल देते हैं जो कि अभी कोरोना से ग्रस्त है, जो गंभीर रूप से बीमार है और दवाइयों से उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो इसे ही कन्वालेसेंट थेरेपी कहते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके ज़रिए हमने बहुत सारे सीरियस मरीजों की जान बचाई है और अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और ICMR ने इसको एक ऑफ लेबल ट्रीटमेंट की तरह से परमिशन दे दी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्राई कर रहे हैं। निम्मी जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ओके, तो अगर हमें किसी के शरीर में प्लाज्मा डालना है तो हमें डोनर भी चाहिए। अब डोनर कौन होना चाहिए? हर एक इंसान ये चीज डोनेट नहीं कर सकता है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपका शारीरिक तौर पर पूरी तरह से फिट होना चाहिए और आपके ब्लड में कोई ऐसे अनवांटेड तत्व नहीं होने चाहिए जो कि किसी और इंसान के शरीर में जाकर उसको नुकसान पहुंचाए। जो जनरल क्राइटेरिया वो मैं बता दे रही हूँ। आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो, आपको कोरोना से ठीक हुए 14 दिन हो चुके हो, कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हो, आपका वजन 50 किलो से ऊपर हो, आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर हो, आपका ब्लड प्रेशर चाहे वो दवाइयों से हो या नॉर्मल हो 140 और 90 से नीचे हो, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, 110 आपकी फास्टिंग शुगर होनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं भी तो दवाइयों से कंट्रोल है, आप प्लाज्मा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो आप प्लाज्मा नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे टीबी, सिरोसिस ऑफ लिवर या गुर्दे की कोई बीमारी, लिवर की कोई बीमारी या दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पूरी तरह से आपको फिट होना चाहिए। कुछ इन्फेक्टिव चीजें भी हैं, जैसे आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, HIV का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस C का वायरस आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे सिफिलिस वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कोई ड्रग्स ना ले रहे हो, चाहे वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड ही क्यों ना हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग लेते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की ड्रग नहीं आपको अंदर होनी चाहिए। आपने कोई टैटू नहीं करवाया हो रिसेंटली। आप अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक बंद करने पड़ेंगे। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं किसी और वजह से तो आपको 5 से 6 दिन तक वो ब्लड थिनर बंद करने पड़ेंगे, तभी आपका प्लाज्मा फिट होगा किसी और के शरीर में डालने के लिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी गाइडलाइन जो है वो स्त्रियों से जुड़ी हुई है।
कि स्त्रियां अगर कभी अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट हुई हैं, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है या उनका कोई मिसकैरेज हुआ है, तब अनफॉर्चुनेटली वो प्लाज्मा नहीं दे सकती। वो तभी दे सकती है अगर वो अविवाहित है या गर्भवती नहीं हुई। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे, क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि ये बहुत नाइंसाफी है, बट इसका एक टेक्निकल रीजन ये है कि जब आप गर्भवती होती हैं तो आपके बच्चे या अंदर पल रहे फीचर्स और आपके बीच के अंदर कुछ एक्सचेंज होता है ब्लड का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में HLA एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं। वो HLA एंटीबॉडीज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ब्लड डोनेशन में भी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उनमें एक फैक्टर होता है जो कि एक बहुत सीरियस लंग प्रॉब्लम को जन्म देता है अगर वो चीज डोनर के शरीर किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाती है। उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, TRALI, ट्राली। ओके। अब क्योंकि हम फेफड़ों के मरीज के लिए ही वो प्लाज्मा दे रहे हैं, तो हम ऐसा ब्लड नहीं दे सकते जिसमें HLA एंटीबॉडीज हो। तो इसीलिए स्त्रियों को इस ट्रांसफ्यूजन जोन से बाहर रखा गया है, खासतौर पर तब अगर वो गर्भवती हुई है। तो ये गाइडलाइंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इससे बाहर जो डोनेट कर सकते हैं। लोग डोनेट कर रहे हैं, जाने बचा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार लोगों ने डोनेट किया है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर रहेगा, आप आइए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। निम्मी जी, मैंने जो आगे पूछना था आपने पहले ही अपने प्रश्न में कह दिया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। मेरे सुनने में आ रहा है, मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस तरह का प्लाज्मा डोनेशन ले रहे हैं उन महिलाओं से भी जो कभी भी प्रेग्नेंट रही हैं। तो मेरे पूछने का उद्देश्य ये है कि ऐसा लगता है कि कोई SOP अभी फॉलो नहीं हो रही, इस पे आपके क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसियां होती हैं किसी भी चीज को, जब कोई नया ट्रीटमेंट आता है तो FDA है, ICMR है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नजरों के तले कोई ऐसी बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। वैसे भी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो है बहुत इवॉल्व साइंस है, इसके पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल के कोर्सेज होते हैं। तो ये सब अंडर स्कैनर है। कोई भी ब्लड प्रोडक्ट जब लिया या दिया जाता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर आप प्लाज्मा दे भी रहे हैं और आपने कह भी दिया कि आप HIV नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करने से पहले उस पर HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का टेस्टिंग किया जाएगा। तो ये गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर कोई हॉस्पिटल इसको अंडरमाइन कर रहा है तो फिर ये गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। आप एक प्रॉब्लम बचाने के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, और प्लीज इसके बारे में बहुत सीरियसली एक्शन लीजिए। थैंक यू निम्मी जी, आपने बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन को दूर किया। मेरा अगला सवाल है कि प्लाज्मा डोनेशन के बाद डोनर को रिकवरी के लिए किस तरह के आप स्टेप्स लेते हैं देखिए, और किसी उसको किस तरह इंसान से फील कराते हैं कि ही इज सेफ फ्रॉम द ऑल द एंगल्स, क्योंकि वो ट्रॉमा से निकल कर आया, इतने बड़े ट्रॉमा से निकल कर आया है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई इंसान जब कोरोना से जंग निकल के सही सलामत वापस आया है, घर पे है, अच्छा महसूस कर रहा है, हम तभी उसको प्लाज्मा डोनेशन के लिए बुलाते हैं। और हम यही सोच के बुलाते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन से ना केवल उसको कोई नुकसान है, बल्कि कंफर्टेबल तरीके से बिना किसी असुविधा के या उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम उससे वो प्लाज्मा ले लेंगे। क्योंकि अगर कोई खतरा होता तो हम उसे बुलाते ही नहीं। तो इट इज वेरी सेफ टू डोनेट प्लाज्मा। 14 दिन के बाद जब आप ठीक हो चुके हैं, उसके 2 हफ्ते के बाद आप आराम से आके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे में आप फारिग हो जाते हैं। हम लोग अपॉइंटमेंट बेस पे लेते हैं, एक टाइम को जब मरीज को टाइम देते हैं उसी टाइम उसको देखते हैं। आपको पिक किया जाता है, आपको ड्रॉप किया जाता है। आप ये देख लें कि आप सुबह नाश्ता करके घर से निकलें, खूब अच्छे से पानी पी लीजिए, बहुत ज़्यादा धूप में मत खड़े होइए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, और आराम से आप 200 ml प्लाज्मा आपको देना है, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आपको कुछ नाश्ता कर लेना है, फिर आप घर जाके उस दिन आराम कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सेफ। और इंसान के मन में एक जज्बा पैदा होता है कि
मैंने किसी की मदद की, मैंने किसी की जान बचाई, जिससे वो ऑलरेडी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इसमें नया जोश आ जाता है। तो एज डॉक्टर्स हम उसकी फिजिकल हेल्थ का तो ख्याल रखते ही है, बट उसकी इमोशनल हेल्थ पहले से बेटर हो जाती है। गुड। आपने जो एक्सप्लेन किया, इससे उन सबको मोटिवेशन मिलेगा और उनको डर नहीं लगेगा। इट्स एज गुड एज ब्लड डोनेशन। नाउ मैं आपसे आखिर ला सवाल करना चाहता हूँ। दिल्ली के सीएम ने जो ये 2 दिन पहले प्लाज्मा बैंक को शुरू किया, उसके डोनर्स में मैक्सिमाइज करने के लिए सरकार क्या स्टेप ले रही है? मेरे सुनने में ये भी आया है कि जो टेली मेडिकल सर्विसेज शुरू की हैं, पहले तो पोर्ट्रेट थी और अब एक स्टेप यह पेशेंट्स को फ़ोन करके उत्साहित कर रही है प्लाज्मा डोनेशन के लिए। क्या ये सत्य है? इसके अलावा और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि आपके बैंक में भरपूर प्लाज्मा हो और आप लोगों की मदद कर सकें? देखिए, दिल्ली में 3 महीने से कोरोना के केसेस हैं, और पहले क्या हो रहा था कि जब डॉक्टर्स ये ऑफर करते थे कि अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, आप प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनर से प्लाज्मा लेके आइए, तो पेशेंट की फैमिली और फ्रेंड्स जो है मारे मारे फिरते थे, लोगों से इंडिविजुअली अपील करते थे या सोशल मीडिया पे अपील करते थे, और बहुत प्रॉब्लम होती थी। और अगर मिल भी जाता था तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था। तो इस सबको ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और नॉन कमर्शियल तरीके से करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है, जो उनके अपने ही हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS वसंत कुंज में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर आप आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वो प्लाज्मा चेक किया जाएगा, उसको सेफ रखा जाएगा। जब मरीज को जरूरत होगी तो डॉक्टर का रिक्वेजिशन फॉर्म आएगा और वो उसको डिस्पैच किया जाएगा। बाकी सैंपल्स सुरक्षित रखेंगे, उनको लॉन्ग टर्म तक हम रखेंगे, उन पे सारे टेस्ट करेंगे। तो ये एक तरह का मेडिकल फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। इससे क्या होगा कि लोग अपनी मर्जी से बिना किसी कंपल्शन या उसके जाएंगे और वो दान करेंगे, और इससे हमें एक रिजर्वॉयर मिल जाएगा। अगर हमें सपोज B+ प्लाज्मा की जरूरत है तो हमारे पास 10-12 ऑप्शंस होंगे कि हम बैंक से ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वो हम पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करें, ताकि वो जो टाइम बीच में वेस्ट हो जाता था वो ना हो और मरीज की जान बच सके। और कमर्शियल एंगल जो है, लोग प्लीज हो रहे थे बिना बात के, बीच में दलाल आ गए थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, और कोई कुछ कहता था, कोई ठग रहा था, कोई जिनसे नहीं लेना चाहिए प्लाज्मा उनसे लिया जा रहा था, वेस्ट हो रहा था, और जिनसे 1 यूनिट लेना चाहिए था उनसे 3-3 यूनिट लिया जाता था। तो इन सबको दूर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑफिशियल तरीका है जो सरकार के तौर पर है। ये कमर्शियल नहीं है, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। इसमें आपको किसी तरह का मनी एक्सचेंज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और इनफैक्ट दिल्ली सरकार एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन यानी कि गौरव पत्र भी देती है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा जज्बा दिखा है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से, जो लोग रिसीव कर रहे हैं उनके लिए तो ये आशीर्वाद है ही, लेकिन जो देना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा जरिया रहेगा। तो 1031 पर हमारी टीम उपलब्ध है, आप कॉल करें और हमारे वॉलंटियर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, पिक करना है, ड्रॉप करना है, तो वो भी हो जाएगा, आपको टाइम भी आ जाएगा। आप एक व्हाट्सएप नंबर है, वो आपने स्पेसिफिक्स डाल दीजिए, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और वो नंबर है 8800007722। तो इस तरह की एक सुविधा है जो हिंदुस्तान में पहली बार हुई है, क्योंकि दिल्ली में 50-55-60 हज़ार लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं पूरी तरह से, अपने अपने घरों में हैं। और में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जितनी कृपा ईश्वर की उन पे हुई है, उनके जरिए और लोगों पर भी। थैंक यू डॉक्टर निमी रस्तोगी जी, आपने अब अपना समय दिया। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली के रेजिडेंट प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आशा है कि यह थेरेपी सफल हो जाएगी और कोविड-19 में हताहत होने वालों की संख्या कम हो जाएगी। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।